मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो उसकी एप्लीकेशन है। तो उससे पहले हमने बात की थी टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप या टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। वो वाला टॉपिक किस किस ने पढ़ा? सर पढ़ा है वो। पढ़ा है? यस सर। ओके। अच्छा, अभी किसने बात की थी? किसने बोला था पढ़ा है? आशी ने? माही। माही। आशी, आपने पढ़ा? नो सर। अभिमन्यु? सर मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, कल एग्जाम है इंग्लिश का। अच्छा, ओके। एंजेला? आर्यन? अन्वेषा? मेलिसा? नो सर। ओके। रिया? नो सर। स्नेहा? नो सर। तमन्ना? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, देखो कि मुझे पता था आप लोग नहीं पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होता तो आप लोगों ने मुझसे एक सवाल जरूर पूछा होता, और वो सवाल ये था कि सर आपने सर टॉर्क का रिलेशन हमें कराया NIAB cos थीटा, लेकिन सर हमारी कुछ बुक्स के अंदर तो NIAB sin थीटा दे रखा है, या फिर सर इसको टाउ इक्वल टू MB cos थीटा दे रखा है, और इसको टाउ इज इक्वल टू MB sin थीटा दिया हुआ है। चलो ये तो समझ में आने वाली बात है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू NIA होता है, तो हमने NIA को यहाँ पर M लिख दिया, तो ये MB cos थीटा हो गया, ये MB sin थीटा हो गया। तो आपका जो सवाल आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था कि दोनों में से एक ही तो रिजल्ट हो सकता है, कि सर फिर ये दो रिजल्ट कहाँ से आ गए? एक बुक में cos थीटा लिखा है, एक में sin थीटा लिखा है। सर हम कंफ्यूज हो गए सर, अब हम क्या करें? बट ये तो किसी ने पूछा ही नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? सर ये वाला पार्ट स्कूल में हुआ था तो समझ में आ गया था। अच्छा, हुआ था तो ये यस क्लियर है कि ऐसा क्यों होता है? यस सर। ओके, माही को क्लियर है, और बाकी लोगों को नहीं है ना क्लियर? क्लियर है वाला तो। हाँ बताओ राघव। सर इसमें जब हम लेंगे तो तो टॉर्क हम लेंगे एक मिनट, ये एक रेक्टेंगुलर लूप था, हमने मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से लिया था, और हमने एंगल भी ये वाला कंसीडर किया था, है ना? यस सर। ठीक है। तो सर इसमें हर एक उस पे साइड पे फोर्स लग रही होगी। हाँ वो तो ठीक है। करंट कैरिंग कंडक्टर ये था, करंट ऐसे मूव कर रहा था। यस सर। सब तो इसमें हम चारों फोर्सेस का वो करेंगे सम, हाँ तो उस हिसाब से हमारा आएगा। अच्छा, कोई और सर जब रीजन? हम उसके साथ साइन थीटा की रिलेशन आएगी। वो कैसे आएगी? हमें कैसे पता लगे कि अब वो साइन थीटा की रिलेशन आ गई और अब वो साइन थीटा की रिलेशन नहीं आ रही है? हमें कैसे पता लगे? तो मतलब जैसे पहली साइड पे फोर्स एक्ट कर रही होगी, उनको PQRS नाम देते हैं, तो चलो एक हमारी बात आई। करते हैं,
अच्छा चलो छोड़ो 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 छोड़ो। एक काम, अगर मैं इस पॉइंट का, मैंने कहा ये एंगल थीटा है, सब लोग ध्यान से सुनो, ठीक है? जो मैंने आपसे सवाल पूछा है उसका रीजन अब यहाँ पर दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे कि मैंने आपसे ये कहा कि ये एंगल थीटा है, ठीक है? अब ये एंगल थीटा आपको किसके साथ दिखाई दे रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना ये? Yes, sir. थीटा is the angle between plane and magnetic field, है ना? अब इस प्लेन का जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा वो कहां जाएगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का रिलेशन होता है NIA, ठीक है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमें कौन देगा? डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ना? Yes, sir. ठीक है राघव, Yes, sir. ऐसा ही होगा, यस सर। ठीक है? अब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर की बात करूं और इसी पॉइंट पे मैं एरिया वेक्टर की अगर बात करूं, तो एरिया वेक्टर मुझे यहां कहीं मिलेगा? यस सर। आप किसी भी पॉइंट पे ले लो तो वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स ही आता हुआ दिखेगा ना? Yes. Now in this case, if this is an angle alpha, तो ये एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है ना अल्फा? यस सर। तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप ये भी कह सकते थे अल्फा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना? यस ये बात सबको क्लियर हो रही है बेटा? आर्यन? यस सर। रिया? Yes, sir. ओके, स्नेहा क्लियर है बेटा? Yes, sir. एंजेला? Yes, sir. मेलिसा? Yes, sir. तमन्ना? Yes, sir. सबको क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, हमने जब थीटा के साथ रिलेशन बनाया था तो टाउ का रिलेशन था NIAB cos थीटा, यही बनाया था। लेकिन बेटा अगर मैं थीटा प्लस अल्फा की बात करूं तो ये 90 डिग्रीज हुआ, तो आपका थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज माइनस अल्फा, तो टाउ विल बी इक्वल टू NIAB साइन अल्फा, हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? अब ये वाला डाउट क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी बुक में साइन अल्फा दे रखा है, किसी बुक में कॉस थीटा दे रखा है, यानी किसी बुक में कॉस थीटा और किसी में साइन ले रखा है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था वो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलो अब एक काम करो, मैंने आपको आज एक वो भेजा है, अभी कुछ फोटोज मैंने क्लिक करके भेजे थे कुछ क्वेश्चंस के, जिन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, ठीक है? मतलब सॉल्व्ड क्वेश्चंस की एक मैंने आपको 2 पिक्स भेजी हैं, फटाफट से पहले वो 2, या चलो उसको बाद में करना, मैं पहले आपको एक क्वेश्चन दोनों तरीके से करके दिखाता हूं, ठीक है? लिखो क्वेश्चन। Calculate the torque on a 100 turns rectangular coil, 100 turns
rectangular coil of length 40 centimeters and breadth 20 centimeters carrying a current of 10 amperes when placed making an angle of 60 degrees with the magnetic field when placed making an angle of 60 degrees with the magnetic field of 5 Tesla. लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज समझो ध्यान से, उसने कहा coil is placed in a magnetic field making an angle of 60 degrees, है ना? अब coil को इस तरह से प्लेस किया that coil is making an angle of 60 degrees, यानी कौन सा एंगल दिया हुआ है आपको? अल्फा दिया है कि थीटा दिया है? Sir, theta. थीटा दिया हुआ है। तो जब थीटा दिया हुआ है तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बाय यूजिंग दिस cos थीटा कंपोनेंट, तो आपका जो रिलेशन बनना चाहिए वो ऐसा बनना चाहिए। टॉर्क निकालना था, नंबर ऑफ टर्न्स 100, करंट आपको 10 एम्पियर दिया हुआ है, एक 40 सेंटीमीटर है 40 बाय 100, दूसरी है 20 सेंटीमीटर 20 बाय 100, मैग्नेटिक फील्ड आपको 5 टेस्ला दिया हुआ है, cos 60 डिग्री, सीधा सीधा रिलेशन हो गया। लेकिन किसी बच्चे ने अगर याद ही साइन थीटा वाला कर रखा हो तो वो इसको कैसे करेगा? वो पहले बेटा साइन वाले केस के अंदर एरिया वेक्टर के साथ एंगल निकालेगा। कैसे निकालेगा एरिया वेक्टर के साथ एंगल? यहां पर जो एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड, देयरफॉर 90 minus 60 will be the angle between area vector and magnetic field। तो इसका मतलब यहां तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया, लेकिन इसके लिए जब आप कॉन्सेप्ट लगाओगे तो होगा आपके पास tau is equals to NIAB sin 30 degrees। ठीक है बेटा? Yes, sir. ठीक है ना, ये वाली बात क्लियर हो गई? Yes. ये बेटा एक ऐसा क्वेश्चन, ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है, हर साल। ठीक है, मेरे पास डिफरेंट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के सेट्स अभी भी रखे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। 3 सेट्स हैं, तीनों सेट्स के अंदर ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन चेंज हो जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन चेंज नहीं होता। इस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन होगा ही होगा। ठीक है, विदाउट एनी डाउट आएगा ही आएगा। ठीक है, और आप लोग या मैक्सिमम बच्चे इन्हीं 2 चीजों में यहाँ पर गलती करते हैं, इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली आज सिर्फ इसी से रिलेटेड बात करने के लिए ये टॉपिक आज की क्लास के लिए चूज किया था। ठीक है, अब देखो दोनों ही केसेस में आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। इस केस में आपका आंसर आएगा वही n 100 हो गया, आई आपका 10, एरिया निकालना है
40 by 100 into 20 by 100, मैग्नेटिक फील्ड 5, cos 60 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू sin 30 की होती है। cos 60 1/2, sin 30 भी 1/2। देखो सेम आंसर आएगा ना। ठीक है बेटा, so your answer will be in Newton meters, Newton meters। सबको क्लियर है टॉपिक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। ठीक है, तो अब मैंने आपको जो 2 स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, यानी 2 आपको मैंने पिक्चर्स भेजी थी, उसके अंदर 4-6 क्वेश्चंस हैं। फटाफट पहले वो सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे, एंड इफ यू फील कि कहीं पर आपको कोई डाउट लग रहा है, देन आस्क मी राइट नाउ। अभी पढ़ो उन क्वेश्चंस को, अभी करो और अभी पूछो। करो स्टार्ट। क्या कह रहे हो राघव? सर क्वेश्चन नहीं आए। है बेटा, मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। अच्छा सर आ गए। लोड है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन, उसमें लिखा है सीबीएसई 2012, लेकिन ये पेपर है बेटा सीबीएसई 2020 का। ठीक है, ये देख सकते हो आप, ये है आपके पास सेट नंबर 2, ठीक है, और ये है आपका सेट नंबर 3, ये लिखा 3 साइड में ये रहा। ऐसे ही सेट 1 इज ऑल्सो देयर, और दोनों पेपर्स के अंदर ये वाला क्वेश्चन 2020 में भी आया हुआ है। ठीक है, एक मिनट, ये देखो, ये रहा, ठीक है, और ये दूसरे सेट में भी है, इस वाले सेट के अंदर भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो हर बार इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन जरूर और जरूर बनता है, और बच्चे सिर्फ एंगल गलत करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इसलिए बेटा थोड़ा सा ध्यान से इस टॉपिक को करना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और गलत नहीं होना चाहिए ये वाला क्वेश्चन। इसीलिए ये 4-6 जो मैंने एग्जांपल्स आपको दिए हैं, ये फटाफट से एग्जांपल सॉल्व करो, समझो, पढ़ो, एंड देन आस्क मी व्हाट आर द प्रॉब्लम्स जो कि आपको इसकी लैंग्वेज में समझ में नहीं आ रही। कर रहे हैं ना सब? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आर्यन, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं बेटा? हाँ सर, कर रहा हूँ। मेलिसा, Yes, sir.
प्रिया, Yes, sir. तमन्ना, समझ आ रहा बेटा? Yes, sir. अभिमन्यु, आशीष, समझ आ रहा है? Yes, sir. सर आपने मुझे बोला था ये सर आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, कोई नहीं, करो। अच्छा, तो लैंग्वेज को जब पकड़ोगे तो ऐसे देखना। अगर कहे प्लेन इज मेकिंग एन एंगल, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर कहे प्लेन इज मेकिंग एन एंगल सो एंड सो विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो अपने पल्ले गांठ लगा लो, क्या आपने बेटा NIAB cos थीटा ही अप्लाई करना है, ठीक है। और अगर वो कहे दैट the area vector or magnetic dipole moment is making an angle so and so with the magnetic field, तो साइन अप्लाई कर देना। फिर कन्वर्जन की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, या द वे यू फील कंफर्टेबल विद। ओके, आपको तरीके दोनों बता दिए, ठीक है बेटा। Yes, sir. Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, और आप एग्जाम्पल नंबर 46 डिस्कस कर लो, एक बार नहीं हो रहा है वाला। चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 46 क्या था? A rectangular loop of wire of size 25 by 4 centimeter carries a 2.5 centimeter by 4 centimeter carries a steady current of 1 ampere. A straight wire carrying 2 ampere current is kept near the loop as shown. अच्छा चलो मैं बोर्ड पे फिगर बना भी देता हूँ। अच्छा, ये आपका 2.5 सेंटीमीटर है और ये है 4 सेंटीमीटर, और इसके बिल्कुल पास में हमने एक वायर प्लेस कर दी जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट आपका 2 एम्पियर है और यहाँ पर 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। इफ द लूप एंड द वायर आर कोप्लेनर, फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ऑन द लूप। अब उसने कहा लूप एंड द वायर बोथ आर कोप्लेनर। ध्यान से देखना, ये आपका लूप है, ये और वायर दोनों कोप्लेनर है, तो कोई टॉर्क लगेगा? नहीं सर, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पैरेलल है। सर क्योंकि बोलो। एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा। यस सर, एंगल 0 डिग्री बन रहा होगा, ठीक है। पैरेलल है। एंगल यहाँ पर क्या बन रहा होगा? 0 डिग्री बन रहा होगा, तो आपका टॉर्क तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. अब उसने कहा दूसरे केस में the magnitude and the direction of force on the loop due to the current carrying wire. अब एक बात बताओ, ये दोनों स्ट्रेट वायर्स हैं, यानी ये वायर और ये वायर, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अपार्ट, तो यहां पर अट्रैक्शन होगी। हमने बात करी थी कि सेम करंट डायरेक्शन के अंदर हमेशा क्या होती है? अट्रैक्शन होती है। Yes, sir. बेटा, दो करंट कैरिंग वायर्स अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करे उनमें, तो हमेशा क्या होती है? अट्रैक्शन होती है।
तो ये वाला जो एंड होगा इसका, ये वाली जो साइड होगी लूप की, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, बट इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन। लेकिन बेटा इन दोनों के बीच की अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इन दोनों के बीच की फोर्स क्या आएगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I1 I2, या आप ऐसा भी कह सकते हो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई R इंटू L, है ना। या आप फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात कर लो तो ये हो जाएगा। इस केस में डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, बट इस वाली वायर के केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो जो रिपल्सिव फोर्स होगी वो तो होगी वीक फोर्स, लेकिन अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगी, है ना। Yes, sir. तो नेट फोर्स निकल जाएगी। तो नेट फोर्स जब आप निकालेंगे, अगर इसको नाम दे दें ए बी सी डी, तो नेट फोर्स आ जाएगी आपकी फोर्स ऑन एडी माइनस फोर्स ऑन सीडी, निकल जाएगा। Yes, sir. बस इतना सही काम करना है। ये फोर्स की वैल्यू तो कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है ना, ये तो आसान है। बेटा फोर्स की वैल्यू तो कैलकुलेट करना आसान है। Yes, sir. यस सर। बस आपने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको 4 पाई बना देना, वो 2 × 10⁻⁻7 हो जाएगा। I1 I2 की वैल्यू दे रखी है और R की वैल्यू दे रखी है ना बेटा। फोर्टी 46 क्लियर हो गया सबको। Yes. Yes, sir. Clear है। अच्छा, और जो नेट आपका क्या बोलते हैं, नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन होगी, वो कैसी होगी, अट्रैक्टिव, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सी है, अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है ना। अगर इसमें डायरेक्शन रिवर्स हो जाती तो रिपल्सिव फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाती, तो फिर नेट फोर्स की जो डायरेक्शन होती वो रिपल्सिव आती। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. अच्छा बेटा एक बात और, ठीक है, आई होप कि आप लोग सब लोग बाद में ये वीडियो देखेंगे, ठीक है। तो मैं ये बात बोल दूं आप लोगों को कि देखो न्यूमेरिकल क्लास रखी जाती है आप लोगों के लिए, ठीक है, मुझे तो आते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए रखी जाती है कि कहीं पर देखो, मुझे पढ़ाते हुए एक चीज का हमेशा ये रहता है कि मैं किस टॉपिक में कभी अपने टाइम में कहां पर क्या प्रॉब्लम फील करता था, जिस वजह से मुझे उस टॉपिक को समझने में दिक्कत आती थी, एटलीस्ट उन प्रॉब्लम्स को आप लोगों के साथ मैं जरूर शेयर करूं, मैं उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करूं कि वो प्रॉब्लम्स नो मैटर के कितनी छोटी हैं या कितनी बड़ी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम छोटी सी है तो भी मार्क्स पूरे कटेंगे और बड़ी है तो भी मार्क्स उतने ही घटेंगे। तो हम अपनी तरफ से कोशिश करें कि एटलीस्ट छोटे वाली प्रॉब्लम्स की वजह से ना मार्क्स ना घटें, ठीक है। लेकिन अगर आप क्लास ज्वाइन करके उसको लीव करते चले जाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रही है, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है कि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग टू डू, तो बेटा आप गलत हो, ठीक है। और इससे एक ना मतलब अच्छा साइन नहीं जाता ये, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग सुनेंगे और आगे से इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर ध्यान देंगे कि जैसे स्टार्टिंग में मीटिंग में काफी सारे लोग थे, अब बीच बीच में से कुछ लोग जाते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली सभी के साथ नेटवर्क इशू नहीं हो सकता ना, ठीक है, बट क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस चल रही है, मैंने आपको 5-7 क्वेश्चंस दे दिए हैं डिस्कशन करने के लिए या आपको पढ़ने के लिए या वो करने के लिए, ठीक है, सिर्फ इसलिए कि यार दिस इज नॉट वेरी कंस्ट्रक्टिव। तो मुझे नहीं, ऐसा नहीं लगता। एक्चुअल में प्रैक्टिस हर एक चीज की किसी भी तरीके से कभी भी की जाए,
मुझे ऐसा फील हो रहा था कि भाई ये वाला जो टॉपिक है इसमें क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है और आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी, तो मैं ये अपने सामने डिस्कशन करा दूं। अदरवाइज हम आगे चल सकते थे, एक नया टॉपिक कर सकते थे, ठीक है। बट आज तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो अब ये क्वेश्चंस तो आज खत्म करने ही है, बाकी फिर मैं आपसे पूछ लूंगा, जैसा कंसेंसस होगा फिर उस तरीके से कर लेंगे। इफ यू आर कंफर्टेबल विद कि भाई हाँ सर न्यूमेरिकल्स करने हैं तो कर लेंगे, और अगर आप कहोगे कि नहीं सर ऐसे वाला डिस्कशन हमें नहीं करना तो बता देना, फिर ऐसे वाले नहीं करेंगे डिस्कशन, ठीक है। तो आई होप ये 2012 वाला 46 एग्जाम्पल ये सबको आ गया होगा समझ में। अगर आ गया है तो लेट्स मूव ऑन टू द 47, एंड इफ स्टिल देयर इज सम प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो, हम उस प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेते हैं। फोर्टी सिक्स क्लियर है, करें 47। सर हाँ बेटा। सर जो फोर्स ऑन सीडी में जो 2 पाई आर है उसमें आर की वैल्यू 44.5 क्यों लिखी है? आर की वैल्यू कितनी लिखी है? 4.5। हाँ देखो ना बेटा, इस वाली वायर से डिस्टेंस देखना, ये 2 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया? 4.5 हो गया ना। यस सर। तो सीडी के लिए आर क्या हो गया, डिस्टेंस कितना हो गया? 4.5 सेंटीमीटर हो गया ना बेटा। ओके सर ओके। ये जो आर होता है ये रेडियस नहीं है, आर इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, ये वाला डिस्टेंस। आप ये समझ लो ना कि एक वायर ये है, एक ये है, एक ये है, तो दिस इज अ सिस्टम ऑफ 3 वायर्स। ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये आपका 2.5 हुआ, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 4.5। ओके सर। तो 1 और 2 के बीच में तो अट्रैक्शन होगी, 1 और 3 के बीच में रिपल्शन होगा। अच्छा एक और चीज बताओ, अगर मान लो कि ये क्वेश्चन आता, अगर ये क्वेश्चन आता यहाँ पर कि विल देयर बी एनी चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेक्टेंगुलर लूप, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कुछ? कि रेक्टेंगुलर लूप की जो सिमेट्री है या उसकी जो शेप है उसमें कुछ चेंज आएगा, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे? हाँ राघव, बनती है क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी? नहीं सर, अगर चेंज आ गया तो फिर तो वही क्वेश्चन ही खराब हो जाएगा। क्वेश्चन खराब? अच्छा देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये अट्रैक्ट हो रहा है इसकी तरफ और ये रिपेल हो रहा है, तो ये सर वो obviously वैसे पेंटागन या हेक्सागन से शेप ले लेगा, मतलब चेंज तो आना चाहिए ना, चेंज आ सकता है। हाँ जी। है ना? आ सकता है। ये कब आ सकता है? जब जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस इतनी स्ट्रांग हो कि वो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उससे ज्यादा एनर्जी लगाना शुरू कर दे, तब इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, है ना? यस सर। हाँ, लेकिन आ सकता है चेंज। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज्यादा होगा तो इसकी शेप भी चेंज हो सकती है। फोर्टी सेवंथ हो गया बेटा।
किस किस का हो गया 47 क्वेश्चन? सब हो गया। एंजेला हो गया बेटा? अन्वेषा 47 समझ में आ गया बेटा? हो गया? यस सर। आर्यन? सर अभी तो है। अभी नहीं हुआ? 40 कौन से पे हो? 46 पे ही हो अभी? यस सर। ओके। माही 47 हो गया? सर 47 कर रही हूँ। ओके। मलिसा? यस सर। क्या यस सर? हो गया या कर रही हो? 47 हो गया। ओके। रिया? Done, sir. ओके। तो 48 स्टार्ट करो बेटा। और तमन्ना? सर 47 कर रही हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी करो। अच्छा देखो 47। A square coil of side 10 centimeters has 20 turns and carries a current of 12 ampere. साइड अब कॉइल आपको स्क्वायर दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर साइड है, 20 टर्न्स है, कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली इन द नॉर्मल suspended vertically, the normal to the plane of the coil makes an angle 30 degree with the direction of uniform horizontal magnetic field. उसने बोला the normal to the plane of the coil, normal to the plane of the coil क्या होगा? इसका perpendicular, making an angle of 30 degrees. कौन से वाला लगाओगे? फिर साइन थीटा वाला। यस, बिल्कुल सही बात, साइन थीटा वाला। मैंने आपको पहले ही बोला नॉर्मल वाले के साथ हमेशा साइन थीटा वाला, और कॉइल जो एंगल बनाएगी उसके साथ हमेशा कॉस थीटा। बिल्कुल ठीक है। टॉर्क लगाएं और सॉल्व करें।
क्वेश्चन नंबर 48 करें स्टार्ट। A circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter is placed in a uniform magnetic field of 0.5 Tesla normal to the plane of the coil। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अब बेटा सर्कुलर मैग्नेटिक, आपके पास सर्कुलर लूप था, इसका नॉर्मल ये जाना था, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कहां पर है? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। अब क्योंकि ये नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, तो यहाँ एंगल कितना? 0 डिग्री। ठीक है, तो टॉर्क कितना हो गया? 0 हो गया। यस सर। यस सर। ठीक है, नाउ इन द सेकंड केस उसने कहा इफ द करंट इन द कॉइल इज 3 एम्पियर कैलकुलेट द टोटल टॉर्क। टॉर्क 0 हो गया। टोटल फोर्स ऑन द कॉइल, अब कॉइल के ऊपर आपने फोर्स निकालनी है। अब वो कहता है एज द फोर्स ऑन द डिफरेंट पार्ट्स। अब ऑब्वियसली कॉइल के डिफरेंट पार्ट्स पर जो फोर्स होगी वहां पर उसके इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड्स आपको डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे मिलने शुरू हो जाएंगे। यस सर। देखो इस कॉइल के ऊपर भी जब हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया था, तो इसके अपोजिट पॉइंट्स के ऊपर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही थी ना। तो Yes, यहाँ sir. पर क्या होगा? इसके अपोजिट डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पे जो फोर्सेस होंगी वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी और सभी कंपोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। सो द नेट फोर्स इज आल्सो 0। Yes, sir. अब आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल। अब एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल कैसे निकालेंगे? फोर्स इज इक्वल्स टू BQB, है ना, यस सर। साइन थीटा। अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन अगर हल्का सा भी डीएल एलिमेंट में मूव करता है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल 90 होके 0 हो गया, 90 होके 1 हो गया, तो फोर्स विल बी इक्वल टू BQB। लेकिन Q की जगह क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन का E, और ये जो वेलोसिटी होगी दिस विल बी द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Yes, यस sir. सर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ से। अब आप कहोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला वो नहीं पता, हमें वैल्यू नहीं पता, तो दे रखा उसने करंट दे रखा बेटा I इज इक्वल्स टू ANEVD, तो VD की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, तो VD विल बी इक्वल टू I अपॉन ANE। ठीक है, यहाँ पुट करो और आंसर निकाल लो। एवरेज फोर्स कैलकुलेट हो जाएगी, Yes, sir. यानी फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन वो यहां से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 48 क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? Yes. रिया, अन्वेषा क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. एंजिला, तमन्ना, Yes, sir. आर्यन, मेलिसा? हाँ सर क्लियर। Yes, sir. ठीक है, आशी क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, आशी तुमने एक क्वेश्चन भेजा था आज। Yes, sir. अच्छा चलो वो मैं बेटा अभी मैं ना अपना वो तो खोल नहीं सकता फोन, तो उसका सोल्यूशन मैं वैसे डिस्कस कर लूंगा आपके साथ अलग से। ठीक है, Yes, sir. ओके।
क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी से देखें होता है या नहीं होता है। हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49। A circular coil of 200 turns radius। अच्छा, वैसे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था आपसे। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ा सा सोच के। हमारे पास 3 अलग अलग सिमेट्री की कॉइल्स हैं, ठीक है, जो कि हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करी, ठीक, और तीनों के ऊपर कुछ टॉर्क लग रहा है। आई मीन दे आर प्लेस्ड इन सच अ वे दैट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन ऑल द 3 ऑफ दोस कॉइल्स। और वो 3 कौन कौन सी हैं? पहला रेक्टेंगुलर सिमेट्री कॉइल, दूसरा स्क्वायर सिमेट्री, तीसरा सर्कुलर सिमेट्री। अब मुझे ये बताओ, तीनों में से किस कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है? अच्छा, फिर से बोलूं। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 3 कॉइल्स हैं। पहला रेक्टेंगुलर कॉइल, दूसरा स्क्वायर कॉइल, तीसरा सर्कुलर कॉइल। तीनों में से किस कॉइल के ऊपर मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्ट होगा if they are placed in such a way that some torque is acting on the coils? सर अगर एरिया सेम है सबका एरिया सेम है सबका, तो सर सर्कुलर पे सबसे ज्यादा होगा वजह? सर, क्योंकि जब हम एन आई ए साइन थीटा के हिसाब से लेते हैं तो हम लोग जो हमारी बेसिकली लाइन होती है उससे हम लोग एंगल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा। तो सर वो हमेशा 90 बनेगा सर्कल में। बिल्कुल ठीक बात। तो याद रखेंगे बेटा, हमेशा सर्कुलर कॉइल ही वो कॉइल होगी, वो सिमेट्री होगी जिसमें के टॉर्क मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है? यस सर। और यही सिमेट्री, टाइप ऑफ सिमेट्री, मतलब हमने स्फेरिकल कॉइल लिया था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, है ना? यस सर। यस सर। अगेन द रीजन वाज सेम, कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें मैक्सिमाइज करना था एरिया के साथ, है ना, एरिया वेक्टर के साथ। तो सर्कुलर कॉइल के अंदर भी वही रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि वहां पर लग रहा था। क्लियर है बात? यस सर। ठीक है। तो 49, 50th एंड 51st, ये 3 क्वेश्चंस बचते हैं बेटा। तीनों क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करें, अपने आप ट्राई करें। नहीं होता है तो बताएं। अच्छा, आप मुझे एक बात बता दो, पिछली क्लास में मैंने ये तो जरूर बोला था कि बचे हुए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर और एमीटर वाले क्वेश्चंस करेंगे, करें? यस सर। किसी ने प्रॉब्लम तो नहीं पूछी? सर मेरे को प्रॉब्लम थी। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई? सर प्रॉब्लम है। अच्छा है। हाँ, तो कौन कौन से क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर ऑल ऑफ यू। कल शाम तक हर इंडिविजुअल का मैसेज इंडिविजुअली मुझे चाहिए कि उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में से कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड वोल्टमीटर में से किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है? ओके सर। ओके, सबको क्लियर है ये बात बेटा? यस सर। यस। पहले ट्राई करेंगे,
जिन्होंने नहीं ट्राई करा वो भी ट्राई करेंगे। और ये दोनों टॉपिक्स के क्वेश्चंस सबने ट्राई करने हैं, गैल्वेनोमीटर भी और ये वाला भी, ठीक है। यस सर। चलो Yes, sir. अब परसों जैसे कि मैंने बोला था करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेट 2 का टेस्ट, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था जो सेट 1 के मैंने आंसर्स भेजे थे, ओ सॉरी, जो सबसे पिछले वाले के तो नहीं भेजे मैंने, उससे पहले वाले के जो मैंने आंसर्स भेजे थे आपने उसको मैच करके मुझे स्कोर नहीं बताया अपना। सर वो आप ही भेज दिए थे मार्क्स। मार्क्स कहाँ भेजे थे आपने? सर देखते हो एक मिनट। अच्छा मैं देख लेता हूँ। चलो ठीक है, परसों 1 बजे पहले टेस्ट है और फिर शाम को यही न्यूमेरिकल्स की बात, ठीक है। और अगर किसी की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, न्यूमेरिकल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, जितनी भी होगी सॉल्व करेंगे, उसके बाद बात करेंगे मैग्नेटिज्म, ठीक है। कंप्लीटली थियोरेटिकल चैप्टर, उसके अंदर से जितना भी मैथमेटिकल एनालिसिस था वो आपके कोर्स में से काफी हद तक कट चुका है, ठीक है। और इसमें हमें बात करनी है जनरली कुछ डेफिनेशन पार्ट की, जैसे कि आपका डायमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, पैरा क्या होते हैं, फेरो क्या होते हैं, ससेप्टिबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी क्या है, मैग्नेटाइजेशन क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या है, इन सब चीजों के बारे में, ठीक है। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर इज गोइंग टू बी क्वाइट अ थ्योरेटिकल चैप्टर, उसके अंदर मैथमेटिकल एनालिसिस बहुत कम है, ओके। तो बेटा ये तीनों असाइनमेंट्स आप करें पहले और फिर मुझे प्लीज प्लीज प्रॉब्लम्स बताएं सो दैट कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और आपकी दिक्कतें दूर हो जाएं, ठीक है। यस सर। चलो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। ओके बेटा, Thank you, sir. ओके।